हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने एस्ट्रोलॉजी के चैनल दैट इज एस्ट्रो आचार्य विनायक। मैं हूं आपके साथ तेजस और आज हम उन तमाम सवालों के ऊपर बात करेंगे, उनके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे जो हर वर्ष की तरह हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। कल क्या होगा, कल किसने देखा है, हम में से किसी ने नहीं देखा है, पर वो जिज्ञासा जो हम सभी के मन में है कि आने वाला कल, आने वाला पल और आने वाला साल, उन सभी में क्या हम अपनी खुशियाँ, अपनी तरक्की, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इन सभी के ऊपर हमें एश्योरेंस चाहिए होता है कहीं ना कहीं इस दिल में कि हमारी प्रेयर्स ऊपर वाला सुने और हम अपने हाथों से अपनी तकदीर की लकीर लिखें। हम अपने कर्म तो करते ही हैं, लेकिन हमें एक जीवन में सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जिस तरह अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन लेते थे, तभी उन्हें पता था तीर के निशाने पे कब और कौन होना चाहिए। उसी तरह हम अगर सही मार्गदर्शन लेते हैं तो हमें भी पता होता है कि कब क्या करें, क्या ना करें। इन सभी सवालों के साथ हम आज जिनके चैनल पे खुद आए हैं उनका समय मांगकर, और उनके साथ आज हमें ये पॉडकास्ट करने का मौका पूरे 1 साल बाद मिल रहा है, उनका नाम है माननीय श्री डॉक्टर अनुराग तिवारी जी। थैंक यू तेजस। नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं वर्ष 2025 के लिए। और तेजस ने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मेरा यही एम रहता है, एस्ट्रोलॉजी को मैंने इसीलिए चुना, और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के बावजूद, एक इन्वायरमेंट में पीएचडी होने के बावजूद, क्योंकि मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में सही एडवाइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो साथी हैं एस्ट्रोलॉजर्स, वो बहुत ज़्यादा डरा देते हैं लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन में, और व्यक्ति ऐसे ही परेशान रहता है, और फिर जब उसको ऐसा डरा दिया जाता है तो वो और भी ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है। तो मेरा यही उद्देश्य है, और हमेशा मैं अपने जो भी मुझसे ज्योतिषीय सलाह लेता है तो मेरा उद्देश्य रहता है कि उनके टेंशन दूर करना कोशिश करता हूं मैं, बाकी भगवान की इच्छा है। और संदर्भ आज दूसरा है, वर्ष 2025 का संदर्भ है, तो हम बात करेंगे वर्ष 2025 की। और तेजस बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। सर, पहला सवाल तो मेरे मन में यही है कि 2020 से 25 कब आ गया, ये तो हमें से किसी को नहीं पता चला। क्योंकि 20 में जब कोरोना आया था, उसके बाद से हम लोग रेगुलर आपके वीडियोस भी देख रहे हैं। इतने सारे वीडियोस हम इतने सालों से देख रहे हैं। हर वर्ष कुछ ना कुछ चैलेंजेस, हर्डल्स रहते हैं। तो 2025 को हम कैसे देख सकते हैं, आने वाले कल को? क्योंकि जहां तक मेरा थोड़ा सा, जो आपके साथ इतने समय से जुड़ा हूं, तो मंगल का वर्ष बोला जा रहा है इसको। यस। तो मंगल के जो वर्ष है सर, हम लोग हमेशा ये सुने हैं, आपसे ही सुने हैं कि विस्फोटक है मंगल का जो नेचर है, तो थोड़ा सा घबराहट सी होती है। जी जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वर्ष हम लोग कहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये मंगल का वर्ष है, डेफिनेटली 2+0+2+5 जब हम करते हैं तो 9 आता है, और 9 को न्यूमरोलॉजी में मंगल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 9। इसलिए इसको मंगल का वर्ष बोला जा रहा है। पिछला वर्ष जो था वो, उसका टोटल 8 था, तो वो शनि का वर्ष था। तो न्यूमरोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है कि जो ग्रह रूल करता है वो ग्रह अपना प्रभाव डालता है। तो चूंकि मंगल एक अग्निकारक ग्रह है, एक विस्फोटक ग्रह है, जैसा आपने उसको ग्रैस्प किया है, इसके अलावा मंगल जो है क्रोधी स्वभाव भी बनाता है। तो वर्ष 2025 जो है, उस समय आपको अपने टेम्परामेंट को बहुत कंट्रोल में करना है। अब एक चीज मैं आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष जो है इतनी सीधी सी विधा नहीं है कि जिसमें आप 2+0+2+5 कर लिया आपने और वो 9 हो गया, तो वो मंगल का वर्ष है, तो वो मंगल के हिसाब से ही सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे कि शनि के वर्ष में आप देखिए कि शनि के हिसाब से बहुत सारी कुछ चीजें नहीं हुई। तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही काम नहीं करती है।
जो हम लोग ज्योतिष में बोलते हैं कि वर्ष प्रवेश की कुंडली एक होती है। तो ये मंगल का वर्ष अगर है तो सारी चीजें मंगल के हिसाब से होंगी, ऐसा नहीं है। जो नव वर्ष की कुंडली बनती है, हिंदू नव वर्ष की कुंडली, वो अपने आप में बहुत प्रभावी होती है और उसके हिसाब से भी उस वर्ष में अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है और ऋषियों का भी अनुभव है, और इसीलिए उन्होंने, जो हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने कितना इसको समृद्ध बनाया ज्योतिष शास्त्र को। और वर्षों की तपस्या, वर्षों के ऑब्जर्वेशन के बाद ये सब चीज़ें बनी हैं। तो ये जो नव संवत्सर का कॉन्सेप्ट है, ये ऋषियों का कॉन्सेप्ट है और ये पूरी तरह से सही है। इसमें एक एक चीज़ निकल के आती है कुंडली जब आप विवेचन करते हैं। मंगल का वर्ष ये है निश्चित रूप से, तो इसका एक ब्रॉडर आउटलुक होगा। मंगल जैसा कि अग्नि का ग्रह है, एक्सीडेंट्स का ग्रह है, तो ओवरव्यू ये होगा कि इस वर्ष में दुर्घटनाएं बहुत होंगी। इस वर्ष में एक्सीडेंट्स, जिसको हम कहते हैं अग्निकांड, बहुत होंगे। अग्नि का कारक ग्रह है मंगल। इसके अलावा मंगल ब्लड का भी कारक है, तो ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, तो जब कोई वर्ष आता है तो उससे संबंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें होंगी। इसके अलावा मंगल जो है मेटल का कारक है, तो मेटल से संबंधित, मेटल के दाम जो है वो, उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस इस वर्ष आपको महसूस होंगे। और मेटल्स में सारी आ जाती हैं, लोहे से लेके तांबा, जस्ता, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। गोल्ड से मेरा मतलब नहीं है। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। तो मंगल का वर्ष होने की वजह से आपको, एक आम आदमी को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखें। और जो नव संवत्सर जो मैंने कहा, उसमें सूर्य राजा हैं इस नव संवत्सर के, और सूर्य ही मंत्री हैं। तो सूर्य को ज्योतिष में पाप और क्रूर ग्रह माना जाता है, क्रूर ग्रह माना जाता है। तो सूर्य जब भी राजा होते हैं या मंत्री होते हैं, तो उसका फल मैं आपको बताता हूँ। इसको आप ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, कि दूध, फल और जो रस वाली चीज़ें हैं, मतलब जो फ्रूट्स हैं और रसेश जो भी है, वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, उसकी पैदावार कम होगी इस वर्ष, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ओवरऑल महंगाई की वृद्धि होगी इस वर्ष। तो ये नकारात्मक पहलू है सूर्य का होने का। इसके अलावा राजाओं में संघर्ष की स्थिति रहेगी। और राजा जो है, चूंकि मंगल का वर्ष है, तो टेम्परामेंट सबका हाई रहेगा। और ये सूर्य संवत्सर का राजा है, तो इसमें भी राजाओं को अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पीसफुल रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज उनसे गलत निर्णय होंगे, और राजाओं से जब गलत निर्णय होते हैं तो प्रजा को संघर्ष होता है, प्रजा के लिए कष्ट होता है, प्लस देशों में आपस में शत्रुता होती है, आपस में युद्ध होता है। तो ये सब कुछ आप इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी प्रमुख राजनेता का अवसान भी इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। अचानक जो है कोई जो रूलिंग पावर में जो नेता हैं, ऐसे नेता का अचानक अवसान होना इस वर्ष आपको दिखाई देगा। और मैंने अपने वीडियोस में पहले भी कहा था, एक हिंट देना चाहता हूं आपको, कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के सेलेक्ट नहीं हुए थे, यूएस के प्रेसिडेंट, उसके पहले ही मैंने कहा था कि ये जो घटनाएं हैं, जैसे कि उनके ऊपर गोली चली थी, वो घटनाएं फ्यूचर में और हो सकती हैं, फिर से हो सकती हैं। तो सबसे पहला इस पे खतरा मंडलाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप पे। और इसके अलावा भी, क्योंकि हम लोग समग्र दृष्टि नहीं रखते हैं, एक आम आदमी है, इसलिए और भी कोई लोग हो सकते हैं, लेकिन राजाओं पे यानी कि राजनेताओं पे कष्ट है इस वर्ष, और किसी का अवसान भी होगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं वर्ष 2025 की। सर थैंक यू। मेरा एक मन में सवाल इस वक्त आया है। हर देश की एक कुंडली होती है जो हमने आपसे जाना है। तो जो राजनेता प्रमुख हैं, जो राजा हैं, जो सूर्य हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या देश का जो नंबर है एज पर न्यूमरोलॉजी, या देश की जो कुंडली है, वो और राजनेता, जब ये दो संयोग मिलेंगे तो हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन पे वो खतरा है? देखिए तेजस, जैसा कि
आपका प्रश्न है वो चूंकि बहुत सारे देश हैं, सभी की कुंडली की एनालिसिस उसके लिए करना पड़ेगा, सभी राजनेताओं की कुंडली की एनालिसिस करना पड़ेगा, तो इसलिए ये प्रश्न बहुत विस्तृत प्रश्न है, इसलिए इसका जवाब मैं तत्काल नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो यूएस का, जैसे मैंने आपको कहा, वो एक एंगल है, तो वो तो निश्चित रूप से उन पर खतरा है। बाकी हमारे देश की जहाँ तक बात है, तो हमारे देश में परिस्थितियाँ उतनी विपरीत नहीं हैं, और चूंकि भारत की वृषभ लग्न है, और आपको बताना चाहूँगा, और जितने भी वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात बताना चाहूँगा कि वर्ष 2025 जो बेस्ट किसी के लिए अगर होने वाला है तो वो वृषभ राशि और वृषभ या जिनका वृषभ लग्न है उनके लिए होने वाला है। तो चूंकि भारत की वृषभ लग्न है, इसलिए भारत में इस तरह की कोई दुर्घटना होती हुई मुझे दिखाई नहीं देती है। जैसा कि आपने बताया कि अगर ये वर्ष सबसे बेस्ट होने वाला है तो वो वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के लिए। तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को जिनकी भी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है। लेकिन इसी से जुड़ता सवाल मेरे मन में इस वक्त है जो मैं सर से पूछना चाहूँगा। हमारे देश की भी जो कुंडली है, हर देश की एक कुंडली होती है जैसा कि सर ने अभी बताया, तो वो भी वृषभ राशि और वृषभ लग्न है। लेकिन साल है मंगल का। मंगल जो हमारे मन में पहले भी सवाल थे, विस्फोट अग्नि जो अभी सर ने हमें बताया, तो हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से ये वर्ष हमारे देश के लिए कैसा होगा, मेरा पहला सवाल ये है सर से। तेजस, देश के लिए ये वर्ष देखने के लिए हम लोग वर्ष प्रवेश की कुंडली, जो यानी कि 00 आवर्स पे जब 31 दिसंबर अभी आने वाली है, उस समय जब 1 तारीख को जैसे ही देश प्रवेश करेगा उस समय की कुंडली हम बनाते हैं। और ये बैकग्राउंड इसलिए बताना जरूरी है ताकि जो ज्योतिष समझने वाले दर्शक हैं वो भी समझ सकें। तो उसकी कुंडली की एनालिसिस हमने की, और उसके हिसाब से मेरा वीडियो भी है, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं जो व्यूवर्स हैं। फिर से मैं उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ कि ये जो वर्ष है, वर्ष 2025, ये हमारे पड़ोसी मुल्कों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। पहली बात, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की जो जगह है 7वां भाव, वहाँ पर राहु बैठा हुआ है। लेकिन भारत की जो वर्ष प्रवेश की कुंडली है कन्या लग्न की है, और ये वर्ष 2025 कन्या लग्न में केतु होने की वजह से भारत के लिए भी थोड़ा संघर्षशील रहेगा। तो वृषभ लग्न भारत की कुंडली में वृषभ लग्न है जब भारत स्वतंत्र हुआ था, और वृषभ लग्न के हिसाब से तो सारे ग्रहों का विन्यास बढ़िया है। लेकिन ये बात इसमें स्पष्ट रूप से दिख रही है कि भारत, तमाम परेशानियां भी भारत के सामने आएंगी, चाहे वो विकास दर की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, फाइनेंशियल थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन उसके बावजूद हमारा देश तरक्की की राह पे अग्रसर रहेगा। तो ये वर्ष भारत के लिए अच्छा है, थोड़े संघर्ष हैं लेकिन कुल मिला के सब अच्छा है। बॉर्डर में टेंशन की स्थिति रहेगी, और भारत की कुंडली जो है, स्वतंत्र भारत की कुंडली, उसमें मंगल की महादशा सितंबर से शुरू हो रही है। तो महादशा जब भी चेंज होती है तो बड़े चेंजेस लेके आती है, चाहे वो व्यक्ति के जीवन में हो, चाहे वो किसी कंट्री के जीवन में हो। तो भारत की महादशा अभी तक चंद्रमा की पिछले 10 वर्षों से चल रही थी, मतलब रफली जब से मोदी जी ने टेक ओवर किया उसके आसपास से। अब भारत की महादशा बदल रही है सितंबर 25 से। तो महादशा जब बदलेगी तो यहाँ भी मंगल आ गया, जो आप मंगल की बात कर रहे हैं। तो मंगल जब महादशा में भी आएगा, और तो मंगल जब भी महादशा में आता है तो भारत के लिए युद्ध की परिस्थितियों को बनाता है। तो इस साल युद्ध 25 में होगा, मैं नहीं ये कह रहा हूँ, लेकिन जो अगले 7 वर्ष हैं 2025 से नेक्स्ट 7 ईयर्स, इसमें कम से कम 2 युद्धों को भारत को देखना पड़ेगा। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए, व्यूअर्स भी नोट कर लें कि कम से कम शब्द पे मैं जोर डाल रहा हूँ, 2 युद्ध इन 7 वर्षों में 2025 से जो शुरू हो रहा है ये होगा, और ये 7 वर्ष भारत को पूरी तरह से बदल देंगे। ये परिवर्तन के इरा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं।
और जितने भारतीय हैं, जितने इंडियंस हैं, हम सभी को अभी बहुत अलर्ट रहना चाहिए, बहुत कॉशियस रहना चाहिए। जो भी काम हम करते हैं उसको पूरी शिद्दत, मेहनत, ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ये 7 वर्ष हमारे देश को बदलने वाला है। दुनिया के कई मुल्कों की नज़र हमारे ऊपर लगेगी अभी। कई देश हमारे ऊपर आक्रमण करने का प्रयास भी करेंगे और आक्रमण होंगे भी, युद्ध होंगे भी। लेकिन चूंकि भारत की अगली दशा राहु की दशा है, मतलब 7 वर्षों के बाद राहु की दशा आएगी, राहु लग्न में बैठे हैं, तो 7 वर्ष बाद भारत विश्व का प्रमुख देश रहेगा। अभी भी महत्वपूर्ण देश है भारत, लेकिन अभी जो हम एक डेवलपिंग नेशन हैं कि डेवलप्ड नेशन है उसके बीच में कहीं पे आते हैं, या डेवलपिंग ही हैं अभी भी। तो भारत अगले 7 वर्षों के बाद एक डेवलप्ड नेशन के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा, आंखों से आंखें मिला के। इस 7 वर्षों में भारत को जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी सदस्यता, वीटो पावर जिसको हम बोलते हैं, वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये सभी मेरे महत्वपूर्ण प्रेडिक्शंस आप नोट कर लीजिए। सर, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, और अभी आपकी बातों से वापस हमारे व्यूवर्स को ये बात साबित हो गई। हम बहुत तरह के वीडियोस देखते हैं, लेकिन इस तरह का दावा शायद ही कोई और कर पाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है सर। मुझे कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद मैं टाइम ट्रैवल कर कर और आने वाले 7 इयर्स देख रहा हूँ, एंड शायद ये न्यूज़ है कि 2 युद्ध हो चुके हैं या क्या। जिस तरह से आपने बताया, इस तरह का एक दावा करना, वो भी अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे, ये बहुत बड़ी बात है सर। निश्चित रूप से ग्रहों की जो स्थितियां हैं, क्योंकि हम वर्षों से जैसा कि आपने ही कहा कि 30-35 वर्ष, मतलब ज्योतिष प्रिडिक्शन करते हुए मुझे 30 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ज्योतिष से तो मैं कक्षा 5वीं-6वीं से जुड़ा हुआ हूँ। तो ऑब्जर्वेशन तो मेरे पिछले 50 वर्षों से या 45 वर्षों से चल रहे हैं। तो उसके आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ कि मंगल, हर ग्रह अपनी प्रकृति के हिसाब से असर डालता है, और चूंकि मंगल की दशा आएगी, और हमने पास्ट में देखा है गोचर में जब जब भी मंगल भारत को प्रभावित करता है तो युद्ध भारत का या तो टेंशन हो जाता है या युद्ध होता है। तो अब आने वाले समय में निश्चित रूप से जो मैंने कहा है वो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। लेकिन इसी से मेरे मन में कुछ और सवाल आ रहे हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, युद्ध से हम सभी डरते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई भी युद्ध देश को पीछे ले जाता है। लेकिन आपने कहा कि राहु की जो महादशा आएगी वो हम लोगों को डेवलपिंग से डेवलप में पहुंचा देगा, तो ये तो एक पॉजिटिव उम्मीद है। लेकिन क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं जाएंगे? जिस हिसाब से आपने इसके विस्फोटक रिजल्ट्स बताए हैं, उस हिसाब से जब सारे कंट्रीज एंड ऑल हैं, तो आज हमने, भगवान की दया रही है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध फैला नहीं। अगर ऐसा कोई युद्ध भारत का जो फैल जाए और पूरे विश्व के लिए, तो खतरा नहीं बनेगा? नहीं, भारत का युद्ध विश्व के लिए खतरा नहीं बनने वाला है, लेकिन विश्व में अपने आप ही युद्धजनक परिस्थितियां चल ही रही हैं, और जो कि और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। और रशिया जो अपना विस्तार करना चाह रहा है, यूएस में पहले जैसी ताकत अब रही नहीं, तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। विश्व युद्ध भारत की वजह से नहीं होगा, लेकिन विश्व युद्ध होने के पूरे चांसेस हैं, लगभग 99%, 100% बोलना उचित नहीं होगा। इन 7 वर्षों में, इन 7 वर्षों में 99% विश्व युद्ध होगा ही होगा। न्यूक्लियर भी आप देखेंगे और बहुत कुछ देखेंगे। वो नहीं सुनना चाह रहा था, लेकिन मेरे मन में था कि मैं पूछूं आपसे, लेकिन आपने न्यूक्लियर भी बोल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां वो कह रही हैं। और भारत जैसे एक देश जो कि शांति प्रिय देश है, और उसकी जब मंगल की दशा आती है सामने, और विश्व की भी जो परिस्थितियां आज चल रही हैं, और मेरे और भी वीडियोस हैं जो कि आप YouTube पे देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में बहुत विस्तार से मैं नहीं बता पाऊँगा,
लेकिन विश्व में भी जो परिस्थितियां बन रही हैं, आगे शनि मीन राशि में जा रहे हैं 29 मार्च को, और मीन राशि में जब भी शनि जाते हैं तो भी युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। और आने वाले समय में अभी पूरे 9 ग्रह एक दूसरे से एसोसिएट होने वाले हैं 29 मार्च को। तो 15 मार्च से और 15 अप्रैल तक का जो समय है 2025 में, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। फिर 2026 में भी इस तरह की ग्रह स्थितियां आ रही। तो मैं ये बताना चाहूँगा तेजस कि पिछले 30 वर्षों से मैं ग्रहों की चाल को रेगुलर मॉनिटर कर रहा हूँ। आप समझिए कि ये पंचांग जो है वो हम 30 वर्षों से या उसके भी पहले से ले रहे हैं। उसमें रेगुलर हमसे लोग ज्योतिषी सलाह लेने आते ही रहते हैं, और ऐसे भी हमारा एक शौक है कि ग्रहों की परिस्थितियां हम देखते रहते हैं। लेकिन ये पिछले 4-5 वर्षों से कोरोना का जो 2019 में जो सूर्य ग्रहण पड़ा था अक्टूबर या नवंबर में, तो उस समय से मैं देख रहा हूँ कि ये ग्रहों की विचित्र परिस्थितियां लगातार बार बार बन रही हैं, यूनिक जिसको हम बोल सकते हैं। और ये यूनिक कॉम्बिनेशन ही यूनिक घटनाओं को जन्म देते हैं। जैसे कि कोरोना, किसी ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था हम लोगों ने कि ऐसा समय आएगा जब बंद हो जाएगा, हम लोग घर में बंद हो जाएंगे और इतनी लोगों की मौतें होंगी, इतना दुखद दृश्य हम लोगों को देखना पड़ेगा। लगभग हर घर में एक कैजुअलिटी हुई। तो ये इन्हीं ग्रह स्थितियों की वजह से है, और ये ग्रह स्थितियां लगातार अभी चलती रहेंगी। अभी जैसा कि गुरु अतिचारी हो रहे हैं, आपने सुना होगा जी, और अगले 8-10 वर्षों के लिए गुरु अतिचारी होंगे। अब जो ब्रह्मांड में बचाने वाला ग्रह एक गुरु ही है, सबसे प्रमुख ग्रह, जो दुर्घटनाओं से हमको बचाता है, बुरी चीजों से बचाता है। ऐसा ग्रह एकमात्र वो पावर सिर्फ गुरु में है। गुरु की दृष्टि अगर कहीं पड़ जाए तो वो चाहे कितने भी खराब योग हो, उससे जातक निकल जाता है, बच जाता है। तो गुरु की वजह से बहुत सी चीजें बचती हैं, लेकिन ये गुरु ही स्वयं अतिचारी हो रहे हैं। तो जब आपका सेविंग, जो आपका बचाने वाला जो मसीहा था, वो ही अब कष्ट में आ गया, तो फिर आपको कौन बचाएगा। तो ये जो आने वाले 7-8 वर्ष हैं, इसमें ग्रहों की ऐसी विचित्र विचित्र स्थितियां बन रही हैं, जो कि हमको पेंडेमिक फिर से हमको देखना पड़ेगा, विश्व युद्ध की परिस्थितियां हमको देखनी पड़ेंगी। अभी आप देखिए ना, सारे कंट्रीज में राइट विंगर लोगों का कब्जा है, चाहे वो कहीं भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी को भी दक्षिणपंथी बोलना उचित नहीं लगता, लेकिन ज्यादातर देशों की मानसिकता जो है दक्षिणपंथी होती जा रही है। तो दक्षिणपंथी मानसिकता किस ओर लेके जाती है? युद्ध की ओर ही लेके जाती है अल्टीमेटली, राइट, है ना, वो तो वहीं पे लेके जाएगी। तो परिस्थितियां जो है, सारा जो है स्टेज सजा हुआ है, और कब घटना होगी ये बात है। अदरवाइज विश्व युद्ध और ये सारी परिस्थितियां हम देखें, इनको रोका नहीं जा सकता। इनको रोका, यही जो मैंने बोला कि रोकने के लिए ये वर्ष सबसे क्रूशियल है, वर्ष 2025। अच्छा, मंगल का वर्ष, और सूर्य, जैसा मैंने कहा कि संवत्सर के स्वामी सूर्य। तो राजनेता, राजा जो भी हैं, वो जितना कूल रखेंगे अपने आप को, दुनिया मतलब डिवास्टेशन से या खराबी से उतना बचेगी। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है सभी से जो बड़े पदों पे हैं, राजनेता हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और हम लोगों को भी प्रे करना चाहिए कि हमारे जो राजनेता हैं, भारत के हों या विश्व के, जो भी दूसरे देशों में भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका डालेंगे। तो सभी लोग, अगर कोई अप्रोचेबिलिटी है तो आप ये ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि शांति, द पीस शुड प्रिवेल। थैंक यू सर। पीस डेफिनेटली इट शुड प्रिवेल, एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कम्स टुगेदर। अब मेरे मन में एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पंत प्रधान हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इस वक्त, और हर देश का जो भाग्य है उसके लीडर से भी जुड़ा होता है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली। और अभी तक जो भी आपने हमें बताया कि लीडर्स को शांत रहने की ज़रूरत है, और उनको, क्योंकि उनके हाथों में ये डिसीजन पावर है कि देश का क्या होगा। मेरा ये सवाल है सर आपसे कि
श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ये साल कैसा है और उनके जो डिसीजन मेकिंग्स हैं या जो हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आज फिर से सत्ता में चुनकर आई है, ये जो आपने हमें बताया कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं जिस हिसाब से आप ग्रहों को ट्रैक कर रहे हैं, तो क्या हमें कोई सत्ता परिवर्तन या फिर प्रधानमंत्री का परिवर्तन या फिर कोई विशेष राजनीतिक उथल पुथल हमें देखने को इस वर्ष मिल सकती है? आपका प्रश्न मोदी जी के विषय में है बेसिकली, कि मोदी जी का समय कैसा है। देखिए, अब मोदी जी के भी जब बात करते हैं उनके हॉरोस्कोप की, तो उनकी भी मंगल की दशा चल रही है तो चारों तरफ मंगल ही मंगल है और भगवान करे सब मंगल हो। तो मोदी जी की भी मंगल की ही दशा है और मंगल की दशा में अभी उनका शनि का अंतर चल रहा है मई 2025 तक, और उसके बाद मंगल में बुध चलेगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि मोदी जी भी अभी मंगल में शनि जो है वो उतना अच्छा समय नहीं जाता है, तो और फिर मंगल में बुध भी उतना अच्छा समय नहीं जाता है। तो मतलब मोदी जी के लिए भी 2026 तक का समय उतना अच्छा नहीं है। और 2026 में मंगल में केतु का पीरियड आएगा 2026 के मध्य में, और केतु बड़े परिवर्तन कराता है। तो हमारा ये मानना है कि 2026 के मध्य में हो सकता है कि मोदी जी सत्ता से हट जाएं, अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंप के, या कुछ इस तरह का बड़ा परिवर्तन 2026 के मध्य में हमको दिखाई देता है। और राजनीतिक जो सेटबैक की बात है, सरकार गिरने वगैरह की बात है, तो मेरा इस पे भी वीडियो है पहले, और मैंने प्रिडिक्ट किया है कि जनवरी 25 से लेके मई जून 25 तक का जो समय है वो सरकार के लिए अस्थिरता कारक है। उस समय पर थोड़ा सा चीज़ें डावाडोल हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद फिर स्थायित्व है। तो और स्थायित्व वो भी मैंने अपने वीडियो में ही कहा था कि चूंकि मोदी जी की जो पर्सनल हॉरोस्कोप है वो बहुत स्ट्रांग है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग, मतलब वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट हॉरोस्कोप आई हैव एवर सीन। तो इसलिए उनकी इच्छा शक्ति की वजह से सरकार टिक जाएगी, ऐसा भी लगता है, क्योंकि ये जो पीरियड मैंने बताया जनवरी टू मई या जून। और लेकिन मोदी जी फिर 2026 के मध्य में जब उनकी केतु की दशा आएगी, और केतु जो होता है वो छोड़ने वाला ग्रह है। हम लोग ज्योतिष में कहते हैं कि केतु जब किसी का आता है तो परिवर्तन करा देता है, व्यक्ति छोड़ देता है, उसको अचानक मन उसका उस चीज से लगना बंद हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये केतु का नेचर है। केतु संन्यास दिलाता है। तो मेरा मतलब ये नहीं कि मोदी जी संन्यास ले लेंगे, लेकिन केतु जो है वो छुड़वा देता है। तो उस समय ऐसे विचार उनके मन में प्रबलता से आ सकते हैं और वो छोड़ सकते हैं। अब मोदी जी के बाद कौन, ये आपका अगला प्रश्न हो सकता है। हु विल बी आफ्टर मोदी जी, राइट। तो इसमें जैसे कि उनके नेचुरल सक्सेसर जो हैं 2-3 लोग हैं। एक योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और ये 2 ही प्रमुख हैं, और बाकी कोई ब्लैक हॉर्स हो तो हम नहीं कह सकते। तो इन दोनों में अमित शाह जी की कुंडली आगे जो उस समय है 2026 का मध्य का समय है, उस समय स्ट्रांग हो जा रही है उनकी कुंडली योगी जी की कुंडली की तुलना में। हालांकि ये बात थोड़ी सी अलग मैं कह रहा हूँ लोगों के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन अमित शाह जी की कुंडली के जो योग हैं वो उस समय मजबूती पे आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि ही मे बी द सक्सेसर। थैंक यू सर, आपने हमारे सभी सवालों का बहुत ही धैर्यपूर्वक जवाब दिया है, और मेरे सारे व्यूवर्स, हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि अभी तक आपने भी धैर्यपूर्वक उस आखिरी सवाल का इंतज़ार किया है जिसमें हम ये जानेंगे कि 2025 किन राशियों के लिए अच्छा है, किन राशियों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो वर्ष 2025
ज़्यादातर राशियों के लिए अच्छा है। तो ये तेजस एक बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादातर राशियों को पिछले वर्ष की तुलना में बेहतरी फल मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। उसमें भी बेस्ट, जैसा मैंने बोला, वृषभ राशि, वृषभ लग्न इज द बेस्ट। इसके बाद कर्क राशि को भी, या कर्क लग्न वाले जो हैं पिछले साल से उनका अच्छा टाइम रहेगा। कन्या के लिए तो ठीक ही चल रहा है, वो अच्छा चलता रहेगा। तुला के लिए भी अच्छा चलेगा। वृश्चिक को भी बहुत रिलीफ मिलेगा, जो उनका ढैया चल रहा था अब ढैया खत्म होगा। धनु का ढैया शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके लिए दूसरे ग्रह जो हैं वो अच्छा बैकग्राउंड बना दे रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। मकर की 7.5 खत्म हो रही है, उनको मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा है। और कुंभ के लिए भी, चूंकि शनि का जो प्रवेश है वो सिल्वर के पाए में हो रहा है, चांदी के पाए में, तो वो भी अच्छा है। तो इतनी राशियों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें एक चीज मैं कॉरिजेंडम देना चाहूंगा तेजस, कि ग्रहों का जब भी हम फल बताते हैं लोगों को, तो ये जरूर ध्यान रखना होगा कि सबकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली है। उसमें अगर आपकी कोई बहुत खराब दशा चल रही है तो आपके लिए खराब हो सकता है वो, तो ये कॉरिजेंडम है। लेकिन ये जनरल फल है, जनरलाइज फल है। और अगर आपकी एक एवरेज महादशा चल रही है तो आपको, जो मैंने कहा, अच्छा टाइम, वो अच्छा टाइम रहेगा। अगर आपकी बहुत अच्छी दशा चल रही है तो बहुत अच्छा टाइम हो जाएगा आपका। जी। और अगर आपकी खराब दशा चल रही है तो थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इन जिन राशियों को मैंने बताया। अब जिन राशियों को थोड़ा सा टफ टाइम है, उसमें है मेष राशि की, उनकी 7.5 चालू हो रही है। और मेष राशि के लिए अभी मई तक जो दूसरे ग्रह हैं वो भी बहुत सकारात्मक नहीं है, खास करके राहु केतु का एक्सिस में। तो मेष राशि को कम से कम साल के मध्य तक थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। मिथुन राशि को भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। सिंह राशि को भी थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन इनका बहुत खराब समय नहीं है। इनको भी, चूंकि शनि मॉडरेट हैं, शनि मीन राशि में जब जाते हैं तेजस, तो शनि का प्रभाव ये होता है कि वो नक्षत्रों के अनुसार फल देते हैं। तो मीन राशि में जो 3 नक्षत्र हैं वो तीनों शनि के मित्र ग्रहों के हैं। इसलिए मीन राशि में शनि बहुत ज्यादा खराब फल नहीं देते हैं, ये अच्छी बात है। तो सभी राशियों के लिए अच्छा है। और इन 3 राशियां, मेष, मिथुन, सिंह, इनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। मीन राशि के लिए 12 नंबर राशि, जिसमें शनि आ रहे हैं, उनको, जो बाकी ग्रह हैं वो भी थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। तो उनको कुछ रेमेडीज ले लेना चाहिए। अपनी कुंडली आप किसी योग्य ज्योतिष को दिखा दें जो मीन लग्न वाले हैं या मीन राशि वाले हैं, ये मेरा सजेशन है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आपका। आपने सभी राशिफल के लिए इतना अच्छा बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी का ये वर्ष बहुत ज़बरदस्त जाए। और अब एक मिथ को बर्स्ट करने का टाइम है सर, या मैं कहूँ मिथ चेक करवाने का टाइम है। अभी अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है कि एक मुनि जी हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे वर्षों में 31 दिसंबर का जो दिन है, 31 दिसंबर 2024, वो बहुत ही खराब दिन है। इतना खराब दिन है कि शाम को 7 बजे के बाद अगर आपके बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, हादसे या कुछ होने के ऐसे चांसेस हैं उस दिन पे, जिसका मृत्यु का योग भी ना हो, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो हम अपनी गलतियों की वजह से अपने बच्चों को खो देंगे अगर हम उन्हें बाहर जाने देते हैं। 31 दिसंबर को बहुत ही खराब दिन के तरह पे उन्होंने हमें बताया है उस वीडियो में। तो मैं बस आपसे ये फैक्ट चेक करवाना चाहूँगा, क्या ये दिन वाकई इतना खराब है, या इस पे अगर खराब है तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि अभी तक हम ये पूरे दृष्टिकोण में अच्छे और बुरे की बात कर ही रहे हैं। ओके, देखिए तेजस, ये बोलना, अब जिनने भी बोला है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि 31 दिसंबर को जो योग है, हम लोग आनंदादि योग बोलते हैं,
जो वो मृत्यु योग बोल रहे हैं, मृत्यु योग नहीं है, मित्र योग है। अच्छा। तो मित्र योग है उस दिन, और त्रिपुष्कर योग भी है, तो दिन खराब नहीं है। और जैसा उन्होंने कहा है, जितना भयंकर एक चित्रण किया है, चूंकि उसकी कुंडली की भी विवेचना मैंने, वर्ष प्रवेश की कुंडली अल्टीमेटली तो उसी समय की कुंडली है जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय पर राहु केतु की स्थिति थोड़ी खराब है, ये मैं मानता हूँ, आई डू एग्री। तो एक चीज बस मैं बोलना चाहूंगा, जो उन्होंने बोला उसको मैं सेकंड नहीं करता हूँ कि जो भी जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, इस तरह का बिल्कुल नहीं है। इसमें चूंकि लग्न सप्तम में, खासकर 12 बजे रात को जब आप लौटें पार्टी बना के, उस समय लग्न सप्तम में राहु केतु एक्सिस रहेगा, तो आपको, अगर खासकर आप अपने जीवन साथी के साथ हैं या अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में हैं, तो थोड़ा सावधानी से आपको रहना चाहिए। सेफली आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। उतना खराब बिल्कुल नहीं है जैसा उन्होंने बोला है। बहुत ही मजा आया सर आपके साथ पॉडकास्ट करके। पूरे 1 साल बाद ये पॉडकास्ट, और हर बार जब हम पॉडकास्ट करते हैं कई सारे नए सवाल, कई सारी नई बातें, कई सारे नए तथ्य सामने आते हैं। यही इस पॉडकास्ट का मजा है सर। थैंक यू सर। हम चाहेंगे और भी आने वाले समय में ऐसे पॉडकास्ट हम आपके साथ करें, ताकि हमारे व्यूअर्स बिल्कुल और भी ज्यादा बातों को जान पाएं। इसी के साथ आप सभी का थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू तेजस। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप जब भी आते हैं और हम लोग एक बैठ के चर्चा करते हैं, और पास्ट में जो हमारे पॉडकास्ट हुए हैं और उससे जो चीज़ें निकल के आई हैं, और भविष्य में फिर हमने देखा, जैसे कि मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब कोरोना नहीं आया था देश में, जी, उसके पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था, और उसमें तुमने पूछा था मुझसे कि कोरोना क्या हमारे देश में भी आएगा। याद है। और मैंने कहा था कि बिल्कुल आएगा। तो इस तरह की चीजें हमारे पॉडकास्ट से भी निकलती हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली 2019 में आपने जी, या 2020 के जनवरी में आपने आखिरी में मैंने पूछा था कि चाइना में ऐसा कुछ है, चाइना तो में क्या ये हमारे पास आएगा? आपने कहा था बिल्कुल आएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें इस पॉडकास्ट से निकलती भी हैं। तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड फॉर दिस पॉडकास्ट। इसी तरह आते रहिए, और व्यूअर्स को भी ढेर सारा प्यार और थैंक यू। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो, जैसा कि तेजस ने एक बात बताई कि वो मुनि जी द्वारा कुछ इस तरह की एक वीडियो है, इस तरह की और कोई मिथ हो और कोई बात हो जो आपके दिल पे बोझ हो या आप शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। और कमेंट की बात है जहाँ तक, तो मेरा ये मानना है, और तेजस के ही रिक्वेस्ट पे ये मानना है, मैंने ये सोचा है कि आप लोग जो कमेंट करेंगे इस पॉडकास्ट पे, तो जो 3 बेस्ट कमेंट होंगे आपके, उनको मैं हमारी टीम जो है उनसे कांटेक्ट करेगी, और आपको पर्सनल कंसल्टेशन 10 मिनट का आपको दिया जाएगा, और मैं 10 मिनट का समय आपके लिए उन 3 लोगों के लिए निकालूंगा। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, हमसे जुड़े रहिए, और अगर कुछ क्वेश्चंस भी हों आपके मन में, और इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो, या ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, वो आप जरूर बताइए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, एंड विश यू ए वेरी हैप्पी 2025। थैंक यू।